टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पाई इंजीनियर्स पॉइंट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा यूलर्स थ्योरी ऑफ कॉलम। कॉलम डिज़ाइन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज़ होता है ना, लॉन्ग कॉलम डिज़ाइन करने के लिए। दूसरी बात कि मैं आप लोगों को पीपीटी के हेल्प से थ्योरी अच्छे से समझा देता हूँ, काफ़ी हद तक आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो बता देता हूँ। उसके बाद मैं खुद हैंड रिटन में आप लोगों को क्या समझा के बताता हूँ बेटा, सारी चीज़ें डेरिवेशन करके बताता हूँ। तो आप लोग घबराना नहीं कि पीपीटी में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है, हम है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ लिया करें बेटा, है ना। चलिए, हम आप ही के लिए बैठे हैं, आप लोगों की हेल्प के लिए बैठे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं यूलर्स थ्योरी ऑफ कॉलम की। तो जो फर्स्ट आज की जो पीपीटी की जो स्लाइड है बेटा, वो है कॉलम और स्ट्रट क्या होता है ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है आपका। कॉलम और स्ट्रट होता क्या है, लोगों को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देखिए, कॉलम और स्ट्रट होता क्या है। कॉलम वर्टिकल मेंबर होता है, सीधा वर्टिकल मेंबर, है ना, इस ये सीधा वर्टिकल मेंबर होगा, ठीक है। और सीधा वर्टिकल मेंबर होगा और इसके ऊपर डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड आएगा। कैसा आएगा, डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड आएगा। इट इज अ वर्टिकल मेंबर एंड विच सस्टेन बाय और सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड, ठीक है। तो उसे आप कॉलम कहेंगे। तो यहाँ पे दिखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉलम, क्या लिखा है, कॉलम एंड, क्या लिखा है बेटा, देखिए, कॉलम एंड स्ट्रट्स आर स्ट्रक्चरल मेंबर्स यूज टू रजिस्ट कंप्रेसिव लोड। डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड को बियर करने के लिए कॉलम का यूज होता है, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिएगा, स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रट। जिस भी मेंबर के ऊपर, जैसे कि ये मेरा मेंबर है, इसके ऊपर डायरेक्ट ऐसा कंप्रेसिव लोड लगा है, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, एक्सियल फोर्स होगा, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स होगा, कंप्रेशन आएगा, ठीक है। क्योंकि ये कॉलम को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो ये कंप्रेसिव फोर्स जो होगा इस कॉलम को क्या कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सियल कंप्रेसिव लोड होता है सिर्फ, ठीक है, कॉलम में। तो इसलिए हम बोलते हैं उसे क्या, उसी को क्या बोला जाता है बेटा, स्ट्रट। लेकिन स्ट्रट जो है वो इंक्लाइंड मेंबर होता है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं होता है। कैसा होता है, इंक्लाइंड मेंबर होता है। अंडरस्टैंड, इस पॉइंट को नोट कर ले कि जो स्ट्रट होता है वो इंक्लाइंड मेंबर होता है और कॉलम जो होता है वो वर्टिकल मेंबर होता है। लेकिन दोनों ही आपका एक्सियल कंप्रेसिव लोड क्या करते हैं बेटा, वियर करते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, यहाँ पे बोला वर्टिकल स्ट्रट इज कॉल्ड कॉलम, इसी को आप क्या कहेंगे, कॉलम। वर्टिकल जो स्ट्रट होता है, वर्टिकल स्ट्रट, ऑल कॉलम्स आर स्ट्रट, ऑल कॉलम्स आर स्ट्रट, नोट कर ले, ऑल कॉलम्स आर स्ट्रट, नोट कर ले इस पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट को नोट कर ले कि ऑल कॉलम्स आर स्ट्रट, ठीक है। बट स्ट्रट्स आर नॉट कॉलम, लेकिन सभी स्ट्रट, ऑल कॉलम्स स्ट्रट होंगे, लेकिन सभी स्ट्रट को आप कॉलम नहीं कहेंगे, ये बात याद में रखना, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रट। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो मैं थ्योरी आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाएं कि क्या होता है ना। एजम्पशन ऑफ थ्योरी, एजम्पशंस देखते हैं कि एजम्पशंस क्या होते हैं इस थ्योरी में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप किसी भी मेंबर को डिजाइन करते हैं, चाहे वो कॉलम हो चाहे बीम हो, किसी भी मेंबर को, तो कुछ आपको प्रॉपर्टी एज्यूम करके चलना पड़ता है। जैसे कि उसका जो मटेरियल होगा वो कैसा होगा बेटा, उसकी इलास्टिसिटी जो होगी, है ना, वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। मतलब कि कहीं पे मटेरियल कुछ और हो, कहीं पे मटेरियल कुछ हो, ऐसा नहीं होगा। इलास्टिसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी बेटा, इलास्टिसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। देखिए, ये फ्लेक्चरल रिजिडिटी बोला इसने, यूनिफॉर्म होगी, मतलब कि उसका क्रॉस सेक्शन जो है, किसका, मटेरियल मेंबर का, कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है और जो इलास्टिक मॉडुलस है, ई, है ना, ये दोनों ही कैसे होंगे बेटा, यूनिफॉर्म होंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि फ्लेक्चरल रिजिडिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि उसका क्रॉस सेक्शन और आपका इलास्टिसिटी जो होगी कॉलम की, वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, है ना, कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोला है, एक्सिस ऑफ कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट, मतलब कॉलम बिल्कुल स्ट्रेट होगा, है ना, बेंड नहीं होगा कहीं से, या कहीं से थोड़ा भी उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। इट इज ऑलवेज स्ट्रेट, ठीक है। जब अनलोडेड हो, है ना, मतलब लोडेड के बाद भी और अनलोडेड के बाद भी, लोड लगाने के बाद या लोड लगाने के पहले, दोनों ही केस में वो कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था, द थ्रस्ट लाइन कॉन्साइड्स एग्जैक्टली विद द
अनस्ट्रेंड एक्सिस ऑफ द कॉलम। ठीक है, मतलब जो थ्रस्ट लाइन होती है ना, लोड की जो लाइन होती है, लोड की जो लाइन होती है वो कॉन्साइड्स होती है एग्जैक्टली जो आपका एक्सिस होगा, वर्टिकल एक्सिस होगा, और लोड की जो लाइन होगी वो कॉन्साइड होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी। जैसे लोड लगा है, देखो इसका सेंटर, एक कॉलम मान लो इसका सेंट्रल एक्सिस ये होगा सीधा, ठीक है, एक्सिस होगा, इसी के कॉन्साइड जो होगा ये लोड की भी लाइन होगी। कुल मिला के इतना है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो दोनों की लाइन कैसी होगी, कॉन्साइड मतलब एक दूसरे के ऊपर ही है। अंडरस्टैंड। मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, लास्ट प्रॉपर्टी आपकी देखिए, एजम्पशन जो है वो क्या है, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक होना चाहिए। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि ऑल डायरेक्शन में आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम है ना, तो उस मटेरियल को क्या बोला जाता है बेटा, आइसोट्रोपिक। और होमोजेनियस क्या होता है, जिसमें देयर आर नंबर ऑफ मटेरियल्स प्रेजेंट इन अ कंपोजिशन बट दे ट्रीट एज सेम मटेरियल, है ना, दे वर्क सेम। ठीक है, दे आर वर्किंग इन कंपोजिशन सिमिलरली। ठीक है, सेम तरीके से काम करते हैं सभी मटेरियल, है ना, तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, होमोजीनियस। ठीक है, बात समझ में आ गई। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मीन्स कि जहां पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आपके कंपोजिशन में हो सकते हैं, इंडिविजुअली उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, लेकिन कंपोजिशन में जब वो वर्क करते हैं, क्या वर्क करेंगे बेटा, लोड को बियर करने का काम करेगा कॉलम, है ना, जो कॉलम जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल क्या करेगा, लोड को बियर करने का काम करेगा। तो वो मटेरियल जो है लोड को वियर करने का काम कर रहा है, तो सभी जितने भी मटेरियल होंगे कंपोजिशन में वो सभी वियर कर रहे हैं, मतलब उनका वर्क क्या है, सेम है। अंडरस्टैंड, द असाइन वर्क इज सेम, पीपल्स आर डिफरेंट डिफरेंट बट असाइन वर्क इज सेम, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। अंडरस्टैंड। चलिए अब लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, इस यूलर्स थ्योरी की लिमिटेशंस क्या होते हैं। मैं देखिए पहले थ्योरी बता रहा हूं, बाद में मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा। लिमिटेशंस क्या है कि जो यूलर्स थ्योरी है बेटा वो लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए, लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल। अंडरस्टैंड, किसके लिए एप्लीकेबल है, लॉन्ग कॉलम्स के लिए एप्लीकेबल है। जब लेमडा की वैल्यू, ध्यान दो, एक लेमडा होता है, लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए 30, तो वो हो जाते हैं लॉन्ग कॉलम्स। क्या हो जाते हैं बच्चों, लॉन्ग कॉलम्स हो जाते हैं। कब, जब लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देन हो 30, तो वो लॉन्ग कॉलम्स हो जाते हैं, और इसी के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम डिजाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है। हम कॉलम डिजाइन किसके लिए करते हैं बेटा, लेमडा की वैल्यू जब ग्रेटर देन 30 हो तब हम यूलर्स थ्योरी से कॉलम डिजाइन करते हैं। इस पॉइंट को याद में रखना। लेकिन जनरली जो लेमडा की वैल्यू है वो 120, 110 या 140 ऐसे हो, तब आपका यूलर्स थ्योरी बहुत ही ज्यादा सुटेबल होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उस टाइम पे सिलेंडरनेस रेशियो क्या है, बहुत ज्यादा है, तो कॉलम भी कैसा होगा, उसकी लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उस टाइम पे बकलिंग ज्यादा होगा, क्योंकि यूलर्स थ्योरी में सिर्फ बकलिंग को कंसिडर किया गया है। अभी मैं बता रहा हूं आगे बकलिंग क्या है। तो लिमिटेशंस क्या है बेटा इसमें, इसके जो लिमिटेशंस है वो ये है, क्या लिमिटेशंस है, देखिए, द लिमिटेशन ऑफ यूलर्स थ्योरी ऑफ कॉलम इज लिमिटिंग कंडीशन ऑफ थ्योरी फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन कंडीशन ऑन विच थ्योरी फेल्स। कुल मिला के देखो लिमिटेशंस क्या होते हैं ना, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, कॉलम की किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ये थ्योरी फेल हो जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है, लिमिटेशंस। द लिमिटेशन नथिंग बट इट इज अ सिंपल फेलिंग कंडीशन ऑफ थ्योरी ऑन एनी पॉइंट ऑफ द डिजाइनिंग ऑफ द कॉलम। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है ना। तो ये क्या करेगा बेटा, वायलेट करेगा, है ना, एजम्पशंस जो है वो वायलेट कर रहे हैं थ्योरी को, तो इसलिए हम लोग उसे लिमिटेशंस मान लेते हैं। तो देखिए पहला जो लिमिटेशन है, देखिए, कॉलम ऑलवेज हैज क्रूगडनेस एंड द लोड मे नॉट बी एग्जैक्टली एक्सियल। मतलब कि जो कॉलम के ऊपर जो लोड लगा होता है वो एग्जैक्टली एक्सियल नहीं होता है, थोड़ा ना थोड़ा इसेंट्रिसिटी होगी, मतलब कि बिल्कुल सेंटर से कॉलम के ऊपर लोड आ रहा है, ऐसे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर तो होगा ही लोड, है ना, एकदम सेंट्रली नहीं होगा, थोड़ा बहुत इधर ना उधर हो ही जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, इसेंट्रिसिटी, जो सेंटर पे ना हो, बिल्कुल थोड़ा बहुत इधर हो। तो मतलब क्या है कि हम मान के चलते हैं कि एक्सियल होता है, प्योरली एक्सियल केस नहीं होगा कभी भी, है ना, कॉलम के ऊपर जो लोड होता है वो कभी भी प्योरली एक्सियल केस नहीं होता है, मतलब वो तो आइडियल कंडीशन हो जाएगी, और आइडियल कंडीशन तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन जो ये लिमिटेशन है, तो ये क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया, क्योंकि थ्योरी में क्या माना गया है कि एक्सियल लोड होगा प्योरली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोला है, दिस फार्मूला बकलिंग टेक्स इनटू अकाउंट the axial stress and this formula gives the buckling load may be much more than the actual buckling।
ये जो लोड है बेटा, देखिए लोड की वजह से जो भी बकलिंग होगी कॉलम में, देखो बकलिंग क्या होती है मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है, समझा दूँ। देखिए ये ऐसा कॉलम है, ठीक है, इसके ऊपर ये लोड लगा दिया पी, तो ये ऐसे इस तरह से बकल हो गया, ये बकल हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये जो बकलिंग हुई है, लेटरल जो डिफॉर्मेशन हुआ है, वो इस फार्मूले से बहुत ज़्यादा आता है। एक्चुअल में उतना कभी होता नहीं है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आता है जब आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, और एक्चुअल में यदि देखेंगे प्रैक्टिकली तो उतनी वैल्यू नहीं होगी। तो इसीलिए ये भी लिमिटेशन हो गया कि ये जो थ्योरी है वो आपको वैल्यू कैसी देती है, हायर वैल्यूज देती है, बट प्रैक्टिकली कैसी है बेटा, कम है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लिमिटेशन के अंदर में रखेंगे इस पॉइंट्स को, कि द वैल्यू ऑफ दिस फार्मूला बकलिंग लोड्स वैल्यूज आर ऑलवेज हायर देन प्रैक्टिकल वैल्यूज, अंडरस्टैंड। तो बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड, जो लोड पे आपका बकल होता है कॉलम, उसी लोड को क्या मान लिया जाता है, क्रिपलिंग लोड। तो क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड इज नथिंग बट इट इज अ सिंपल लोड अंडर विच कॉलम टेंस टू डिफॉर्म इन लेटरल डायरेक्शन। लेटरल डायरेक्शन में देखिए लोड ऐसे लगा है और डिफॉर्मेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसे बोला जाता है लेटरल डायरेक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो लेटरल डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू योर कंप्रेसिव लोड, और उसी कंप्रेसिव लोड को आप क्या कहेंगे, क्रिपलिंग लोड या फिर यूलर्स लोड या फिर क्रिटिकल लोड, अंडरस्टैंड। चलिए, तो ये दो तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिमिटेशंस है आपकी यूलर्स थ्योरी की, इसे नोट कर लेना आप लोग। इसके आगे चलते हैं, अब थ्योरी की बात कर लेते हैं, थ्योरी के कुछ पॉइंट्स कि यूलर्स थ्योरी में क्या माना गया है। तो सबसे पहला मैंने पॉइंट क्या बताया था कि यूलर्स थ्योरी में क्या माना गया बेटा, कि ओनली आपकी क्या होगी, बकलिंग होगी। बकलिंग क्या होता है समझ में आ गया ना, ड्यू टू कंप्रेसिव लोड कॉलम डिफॉर्म इन लेटरल डायरेक्शन। जैसे कि ये देखिए, ये मेरा कॉलम है, मैंने इसके ऊपर लोड लगा दिया, ये इस तरह से डिफॉर्म हो गया, इस तरह से डिफॉर्म हो गया, या तो इधर होगा या तो फिर ये देखो इस तरह से लोड लगा दिया बाय द वे, और ये कॉलम है, ये सपोर्ट है, ये है ना, तो इस तरह से भी बेंड हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो लेटरल डिफॉर्मेशन में देखिए ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये बेटा ये डेल्टा, ये इधर में कितना गया बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया, है ना, बकल हो गया, तो ये डेल्टा, तो ये क्या है, डिफॉर्मेशन है। क्या है बेटा, डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है, लेटरली कॉलम कितना मूव कर रहा है, ठीक है, वही होता है डिफॉर्मेशन। तो इसमें बकलिंग को कंसिडर किया गया है ना, ओनली बकलिंग टेक प्लेस इन दिस थ्योरी, ठीक है। तो सिर्फ बकलिंग की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, दो केसेस होते हैं आपके कॉलम के फेल होने के, इसमें कॉलम फेल होगा सिर्फ बकलिंग की वजह से, ऐसा माना गया, लेकिन दो केस होते हैं बकलिंग के फेल होने के कॉलम के, एक होता है बकलिंग और दूसरा होता है क्रशिंग। तो क्रशिंग को इसने कंसिडर नहीं किया, बकलिंग को कर लिया है, मतलब ये भी एक लिमिटेशन है ना। तो ये थ्योरी में बोला गया है, और आपका क्रिटिकल लोड क्या हो जाता है, यही लिखना है आपको, है ना। इन दिस थ्योरी एज्यूम बकलिंग ओनली, कंसिडर्ड बकलिंग ओनली, बकलिंग इज it is the lateral deformation of column under the compressive load, under the action of compressive axial load, ठीक है। और इसमें आप लोग जो फार्मूला यूज करते हैं वो सिंपल सा फार्मूला है, देखिए यहाँ पे फार्मूला गिवन है आप लोगों को, है ना, ये फार्मूला गिवन है। तो ये फार्मूला है पाई स्क्वायर ई आई अपन एल ई स्क्वायर। एल ई जो है वो क्या होता है बेटा, देखिए इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ई क्या है, यंग्स मॉडुलस, सब पता है। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता ही कितनी होती है ना, 22/7 या फिर 3.14 लगभग होती है ना। तो कॉलम में यही लिखना है थ्योरी में कि कॉलम यूलर्स टेक द ओनली बकलिंग ऑफ कॉलम एंड इट्स एज्यूम द कॉलम्स आर फेल ड्यू टू बकलिंग ओनली। लॉन्ग कॉलम्स, ये लॉन्ग कॉलम्स फेल ड्यू टू बकलिंग ओनली, अंडरस्टैंड, ये उसने बोला है। एंड द लोड अंडर विच कॉलम टेंस टू बकल, दिस लोड इज कॉल्ड क्रिटिकल लोड, या फिर उसी को बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड बोला जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यही चीजें कॉलम की थ्योरी में आप लोगों को लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ बेटा, देखिए ये लोड लगा है कॉलम के ऊपर, तो देखिए ये होती है बकलिंग, ये है आपकी बकलिंग। बकलिंग में कॉलम ऐसे बेंड हो जाता है, ऐसे या ऐसे बेंड हो जाता है, ठीक है। और ये है बेटा क्रशिंग, देखिए ये है क्रशिंग। क्रशिंग में देखिए मटेरियल क्या होता है, स्कैप होने लगता है, कॉलम बैठने लगता है ना, सडनली क्या होता है आपका कोलैप्स होता है, कोलैप्स होता है बेटा, कॉलम क्या होता है, कोलैप्स। तो क्रशिंग में कॉलम कोलैप्स होता है एकदम से, है ना।
तो ये मटेरियल क्या होता है, कहीं से बाहर निकलने लगता है मटेरियल, है ना, किसका, कॉलम का, तो उसे आप क्रशिंग कहते हैं। तो क्रशिंग जो होता है वो शॉर्ट कॉलम में आपका क्रशिंग पाया जाता है ना, क्रशिंग जो फेलियर है वो किस में पाया जाता है, शॉर्ट कॉलम में, और लॉन्ग कॉलम में बकलिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी एक डायग्राम है, देखिए, है ना, क्रिपलिंग क्या होता है यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए वेव की बकलिंग बताया गया है, दिस इज द केस ऑफ बकलिंग, दिस इज द केस ऑफ क्रिपलिंग। देखिए थोड़ा सा एक क्रिप हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हुआ है बॉटम में। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं कि कैसे बकलिंग और क्रिपलिंग और आपका क्रशिंग को हम समझे। तो ये मैंने आप लोगों को इसीलिए डायग्राम दिए हैं, है ना, इंटरनेट से बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे डायग्राम दिए गए थे, तो मैंने आप लोगों के लिए ले आया हूँ बेटा, है ना। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दीज आर द कॉलम कंडीशंस, ये हैं आपकी कॉलम कंडीशंस। कॉलम कंडीशन बेसिक जो है वो 4 कॉलम कंडीशंस होती हैं, आपको नोट करना है। देखिए राइटिंग पे ध्यान मत दो, राइटिंग में कुछ नहीं रखा है वो आप लोग अच्छी सी राइटिंग आप लोग कॉपी में बनाया करें, है ना, मेरी राइटिंग पे ध्यान मत दिया करें, मैं जो बोल रहा हूँ सुना करें। कॉलम कंडीशन है बेटा, कितनी कंडीशन है, ये 4 कंडीशन है आपके पास, है ना, ये 1 2 3 एंड 4, 4 कंडीशन है आपके पास। तो देखिए ये है यहाँ पे फिक्स और ये है बेटा फ्री, ये फ्री है। ठीक है, ये फ्री का केस है, यहाँ पे फ्री रखा हूँ मैंने और यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। तो जब एक एंड फिक्स हो और एक एंड फ्री हो, एक एंड फिक्स हो और एक एंड फ्री हो, तो उसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाती है 2L। इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाती है, 2L। एक्चुअल में इफेक्टिव लेंथ क्या होता है कि जब आपका बकल हुआ कॉलम, देखिए कॉलम बकल हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक बकल हुआ, लेकिन क्या होता है कि जहाँ से फिक्स होता है वहाँ से कभी बकल नहीं होता है, तो मैं इस कर्व को आगे तक बढ़ाता हूँ तो पूरा कर्व बनाऊंगा। तो ये कर्व के दोनों एंड की जो डिस्टेंस होगी, कर्व की जो दोनों एंड की डिस्टेंस होगी, कर्व की जो दोनों एंड की जो डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को भी बोला जाता है इफेक्टिव लेंथ। और इनको इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बोला जाता है बेटा, है ना, जो एंड पॉइंट्स होते हैं इनको इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बोला जाता है, नोट कर लो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। तो कर्व के जो एंड्स होते हैं उनको इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बोला जाता है। तो कर्व्स के एंड टू एंड जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोला जाता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यदि कॉलम की लेंथ ये यहीं तक की थी, इतनी थी कॉलम की लेंथ L, है ना, तो ये अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई है, 2L आ गई है ना, तो ये हो गई मेरी इफेक्टिव लेंथ। दूसरी कंडीशन में आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे भी पिन है बेटा टॉप बॉटम में भी और टॉप में भी पिन है। पिन या उसी को बोला जाता है हिंज कनेक्शन, पिन को ही हिंज कनेक्शन बोला जाता है ना, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, हिंज। ठीक है, पिन या हिंज कनेक्शन। तो बॉटम में भी हिंज है, टॉप में भी हिंज है, तो क्या होगा, ये जहां पे हिंज होता है वहीं से डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो पूरी तरीके से डिफॉर्म हो गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जितना L है उतनी इफेक्टिव लेंथ होगी। ठीक है, तो व्हेन बोथ एंड्स आर हिंज, तो उस केस में इफेक्टिव लेंथ कॉलम के लेंथ के बराबर ही हो जाती है। थर्ड केस देखते हैं, बॉटम में क्या है बेटा, फिक्स, टॉप में क्या है, हिंज या पिन। ठीक है, तो क्या होता है कि बॉटम जहां पे फिक्स होता है वहां से कभी भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, थोड़ा सा दूर से होता है। तो देखिए, और जो हिंज होता है वहां जहां पे हिंज अवेलेबल होता है वहीं से डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिक्स में जहां फिक्स होता है वहां से कभी भी डिफॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता है, थोड़े से ऊपर से होता है। तो देखिए यहाँ पे नहीं हुआ है, ये थोड़े से ऊपर से गया है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है आपकी इफेक्टिव लेंथ, और ये होती है बेटा कितना, √7/L, या L इफेक्टिव बराबर होता है क्या L/√2, है ना। क्या होता है बेटा, मैं यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ उसके बाद लिख दे रहा हूँ। थर्ड केस का है ना, इस केस की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ जो होगी उसको LE = क्या होगा, L/√2। ठीक है, ये होती है इफेक्टिव लेंथ किसकी, जब वन एंड फिक्स हो और वन एंड हिंज हो तब। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। ये है फोर्थ केस, जब दोनों एंड क्या हो, फिक्स हो। जब दोनों एंड फिक्स होंगे तो दोनों एंड के पास से तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा, थोड़े से दूर से होता है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो इस लेंथ को क्या कितनी है बेटा, ये L/2 है। तो इस केस में क्या होता है, L/2, L इफेक्टिव बराबर क्या आएगा, L/2 लेंथ ऑफ कॉलम बाय 2, मतलब लगभग हाफ के बराबर ही आती है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ। तो ये देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा दिया मैंने। तो देयर आर बेसिक 4 कंडीशंस ऑफ कॉलम, है ना, वन एंड फ्री, वन एंड फिक्स, बोथ एंड हिंज, बोथ एंड फिक्स, वन एंड
फिक्स एंड वन एंड हिंज। ठीक है, तो चारों कंडीशन के लिए मैंने इफेक्टिव लेंथ आप लोगों को बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। तो अब हम कर लेते हैं डेरिवेशन टू हिंज कनेक्शन के लिए। किसके लिए? टू हिंज कनेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू एंड्स पिंड कनेक्टेड। क्या हो? पिंड कनेक्टेड हो, या लिख लेना टू एंड्स पिंड कनेक्टेड। पिन से कनेक्टेड कॉलम है। किससे? पिन कनेक्टेड या हिंज। तो आपका डेरिवेशन क्या होगा इसके लिए हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले कॉलम बना ले बेटा। देखो मैं हिंज को इस तरह से दिखा रहा हूं, ये दोनों तरफ हिंज है। लेंथ ऑफ कॉलम कितनी है आपकी? एल है। देखिए आप लोग अच्छे से राइटिंग बनाना, मेरे ध्यान नहीं देना, मैं बोल रहा हूं आप लोग समझ जाओ। ये लेंथ ऑफ कॉलम हो गया, दोनों एंड पे क्या है? हिंज है। ठीक है, ये यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे बेंड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां से यहां तक की मैं डिस्टेंस ले रहा हूं एक्स, और यहां पे मैंने ले लिया क्रॉस सेक्शन कट कर लिया। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं मान लूंगा वाई। कितनी मान लिया बेटा इसको? वाई। कितनी मान लिया? वाई डिस्टेंस। लोड कहाँ लगा है? लोड आपका लगा है यहाँ पे, पी लोड लगा हुआ है। कितना लोड लगा है? पी लोड लगा हुआ है। ठीक है ना। इस डिस्टेंस को मैंने कितना ले लिया? डिफॉर्मेशन जो ले लिया लेटरल, वाई ले लिया। ये वाला जो डिफॉर्मेशन है ये वाई ले लिया। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी ले लिया हूँ बेटा? एक्स एज्यूम कर लिया। देखो आप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना मैंने एज्यूम कर लिया ना। तो ए बी कॉलम, इसको मान लो ए बी कॉलम, एज्यूम ए बी कॉलम विच हैव लेंथ एल, है ना, एंड कंप्रेसिव लोड इज पी। ठीक है, जो टॉप से आपके कॉलम के ऊपर लग रहा है। तो कॉलम जो है वो किस तरह से बकल हो गया बेटा? वो किस तरह से बकल हो गया? वो हो गया इस तरह से बकल, ये हो गया बकल। ठीक है, बकल होने के बाद मैंने एक पॉइंट पे ले लिया, कितना बकल हुआ है? वाई बकल हुआ है ना, लेटरल डिफॉर्मेशन हुआ है कितना? वाई। उसको कितना मान लिया? वाई मान लिया। ये वाला जो है ये वाई मान लिया। कितने? बॉटम से एक्स लेंथ के ऊपर, बॉटम से एक्स लेंथ के ऊपर। ठीक है, ये एक्स लेंथ है आपकी। ठीक है, तो ये मैंने जियोमेट्री ले ली। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इसके आगे, ब्लैंक सीट है। अब देखो मैंने कॉलम ले लिया था। कॉलम लेने के बाद अब क्या करूंगा? मुझे मूवमेंट निकालना है बेटा पॉइंट पे ना। तो मूवमेंट निकालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस पी वाई। कैसे? तो देखिए बैक साइड पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे मूवमेंट निकालना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे मोमेंट निकालना है, इस पॉइंट पे। तो लोड, ये लोड है इनटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना। देखो लोड ये P है ना, और ये हो गया डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक Y। तो लोड इनटू डिस्टेंस, यही होता है आपका क्या? मूवमेंट है ना। तो देखिए ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इसलिए मैं निगेटिव लूंगा। क्या लूंगा? निगेटिव। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस पी वाई आया, मोमेंट इज इक्वल टू पी वाई। अब आपको डिफ्लेक्शन की इक्वेशन पता है, क्या है? बोलो। ई आई, क्या है बेटा? ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स। एम, यही इक्वेशन होती है। मैं अच्छे से लिख दूं यार, मजा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मोमेंट निकल गया पी वाई माइनस में। ठीक है, इसके बाद में इक्वेशन लगा देंगे, डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? एम। वैल्यू रख देंगे ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में वैल्यू रख दिए कितना? पी वाई। और ये किस में बेटा? माइनस में। तो माइनस में हमने रख दिए वैल्यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो नोट करो, इसे नोट करो मैंने क्या लिखवाया है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, है ना। मोमेंट निकल गया ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम। ये क्या होती है आपकी? डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इस डिफ्लेक्शन इक्वेशन में माइनस पी वाई रख दिया एम की जगह। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया बेटा? देखो मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ फिर से, एम इज इक्वल टू पी वाई माइनस ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी वाई।
तो देखो अब मैं पी वाई को इस साइड लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा पी वाई इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा जीरो। तो ये हो गई होमोजीनियस इक्वेशन। एक साइड जीरो आ गया मतलब क्या होती है होमोजीनियस इक्वेशन। और सेकेंड ऑर्डर क्या होगी बेटा, लीनियर इक्वेशन होगी। सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सी एफ इज इक्वल टू वाई होगा। सी एफ इज इक्वल टू वाई होगा, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सी एफ इज इक्वल टू वाई, क्योंकि एक साइड जीरो आ गया, लीनियर इक्वेशन है। देखिए इसकी पावर कितनी, वाई की पावर यहाँ पे कितनी बेटा 1 1 है, तो ये हो गई लीनियर। जहां पे भी वाई की पावर 1 हो, क्या हो, वाई की पावर क्या हो 1 हो, तो वो हो जाता है लीनियर। और एक साइड क्या हो जीरो, तो वो हो जाता है क्या, होमोजीनियस। ठीक है, तो सी एफ बराबर वाई निकलता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा सी एफ, इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा सी एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इसमें सेकेंड ऑर्डर का सी वन देख ले आप लोग थोड़ा सा, है ना, कॉस रूट पी अपॉन ई आई इंटू एक्स। इसका होता ही है ना, मैं कैसे होता है आप लोगों को अभी मैं बता देता हूँ। इसके बाद क्या आएगा, साइन आएगा ना बेटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन सी टू साइन रूट पी अपॉन ई आई इंटू एक्स। तो सी वन कॉस रूट पी अपॉन ई आई इंटू एक्स, ये रूट में है बेटा, ये रूट में यहाँ से यहाँ तक रूट है ना। एक मिनट, हाँ देखिए बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक रूट है, ये यहाँ पे भी रूट है इसके ऊपर, है ना, दोनों के ऊपर रूट है। रूट क्या है, पी अपॉन ई आई है ना, रूट में एक्स बाहर है रूट के। तो ये होता है सी एफ की वैल्यू होती है। ठीक है, कैसे आती है ये मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, तो यहाँ पे मैं ई आई से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा, ई आई से जब डिवाइड कर दूंगा, ध्यान दो आप लोग, लिख लेना आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा इसे डिलीट कर रहा हूँ मैं, पूरा इरेज कर रहा हूँ इस पर। देखिए जब मैं ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है पी वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको ई आई से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस पी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा ई आई, और इंटू हो जाएगा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ये हो जाएगी इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेटिव के साथ, इस डेरिवेटिव के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लिकेशन में नहीं होनी चाहिए, यदि है तो डिवाइड करके उसको हटा दो, यही होता है मैथमेटिक्स का रूल। चलिए तो ये होगी मेरी इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं मैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं मैं, तुम्हें आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूं। देखो कॉलम है, ये आपका कॉलम है, यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज है, तो बॉटम में क्या होगा वाई जीरो, टॉप में भी वाई क्या होगा जीरो, रोटेशन जीरो नहीं होगा, स्लोप जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे C1 और C2 की वैल्यू निकालना है कोफिशिएंट की, तो मुझे बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो बॉटम में x बराबर क्या है जीरो, और टॉप में x बराबर क्या है L। ठीक है, बॉटम में x बराबर जीरो, टॉप में क्या हो जाएगा x बराबर L, लेंथ बढ़ते जाएगी x की। तो मैं बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहा हूं, पहले ये वाली बाउंड्री कंडीशन, y बराबर जीरो कितने पे बेटा, x बराबर जीरो पर, तो जीरो आ जाएगा इक्वेशन से। देखिए ये इक्वेशन देखिए यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दे, इसको इक्वेशन नंबर कितनी दे दे 1 दे दे, तो 1 से ले रहे हैं हम लोग। ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये सी एफ जो है किसके इक्वल होगा, y के इक्वल ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, C1 इंटू, देखिए कॉस है, कॉस जीरो की वैल्यू, क्योंकि रूट पी अपॉन ई आई इंटू एक्स है, तो एक्स की जगह जीरो पुट करूंगा तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 प्लस साइन जीरो हो जाएगा, उधर साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो C1 की वैल्यू कितनी निकल गई मेरी जीरो। अंडरस्टैंड, C1 की वैल्यू निकल गई मेरी जीरो, कितने पे बेटा, x बराबर जीरो पे। एक कंडीशन हो गई। अब देखिए यहाँ पे रोटेशन तो होगा नहीं, सिर्फ डिफ्लेक्शन ही है ना। तो अब x बराबर L पे लेके देखते हैं क्या होता है। तो x बराबर L पर भी y क्या होगा, जीरो होगा, डिफ्लेक्शन जीरो होगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जीरो होगा, तो ये हो गया जीरो, C1 की वैल्यू जीरो थी, प्लस C2 कितना आ जाएगा बेटा, साइन रूट पी अपॉन ई आई
इंटू कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा, क्योंकि C2 निकालना है हमें। C1 तो निकल गया, 0 आ गया C2। अब देखिए यहाँ से C2 भी 0 आ रहा है, तो C2 भी 0 आ रहा है, तो भैया C1 और C2 दोनों कोफिशिएंट यदि 0 हो जाएंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो हियर यहाँ पे लिखोगे हियर C1 एंड C2 बोथ आर 0, यहां से 0 ही निकलेगा। देखो साइन रूट पी अपॉन ई आई इंटू एल को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो C2 बराबर 0 0 है ना। इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, इस तरह से लिख लो यहाँ पे बेटा, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। R0 हेयर C1 एंड C2 बोथ R0, इट्स नॉट पॉसिबल। तो साइन के साथ जो C2 है उसको आपको 0 नहीं करना है। तो देखिए क्या करना है, फिर क्या करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे हम सॉल्व इसके आगे। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, C2 को जैसे का वैसा रखते हैं और इसके साथ में साइन को भी जैसे का वैसा रखते हैं और इसको अलग ही लेते हैं। रूट कितना है बेटा यहाँ पे, P अपॉन ई आई इंटू एल, क्योंकि हमें P की वैल्यू निकालना है। इजिकल टू कितना है, 0, अभी निकाल के आया मैंने, उसको आगे वेरीफाई कर रहा हूँ। तो C2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या है यहाँ पे बेटा, साइन रूट P अपॉन ई आई इंटू एल इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। साइन को इधर लेके जाऊंगा तो साइन इनवर्स 0 होगा। तो साइन इनवर्स 0, 0 वैल्यू कब होती है साइन की, एक तो 0 डिग्री पे और एक पाई पे होता है, मतलब 180 डिग्री पे। तो मिनिमम पाई लूंगा मैं, क्योंकि 0 ले लूंगा तो पूरा फिर से 0 हो जाएगा, तो मुझे पाई लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूट P अपॉन ई आई इंटू एल बराबर कितना आ जाएगा बेटा, पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, पाई आ गया। कैसे आया समझ में आ गया, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू जो है मैंने पाई ले लिया, एक तो 0 भी होती है और एक पाई होती है। ठीक है, तो पाई लूंगा, मिनिमम वैल्यू लेना है जिसकी वैल्यू प्रेजेंट हो, 0 नहीं लेना है। 0 ले लेंगे तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे नोट करें, इसके आगे चलते हैं। तो कितनी आ गई बेटा मेरी, रूट P अपॉन ई आई इंटू एल बराबर आ गया पाई। अब स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ से P अपॉन ई आई आ जाएगा और इंटू ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इजिकल टू इधर क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर। तो यहाँ से P बराबर देखो क्या आ गया, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर आ गया। एंड दिस इज माय फार्मूला, और यही है मेरा फार्मूला 2 हिंज कनेक्शन के लिए। दोनों हिंज कनेक्शन हो तो ये फार्मूला आ जाता है क्या, P इजिकल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। एल है लेंथ ऑफ, ये यहाँ पे जो आता है